नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम लोग इसमें इंडियन पॉलिटी के बारे में लगातार एक के बाद एक क्लासेस कर रहे हैं। इसमें आज मेरा प्रश्न है आपके लिए, एक छोटा सा प्रश्न कि अगर ये सोचिए कि आज रात से ही आपका पूरा संविधान जो बना हुआ है ये समाप्त हो जाए, ये खत्म कर दिया जाए, तो कैसे देश की शासन व्यवस्था का संचालन होगा, कैसे देश आगे चलेगा। ठीक, इसी सब चीजों पे अगर आप विचार करें तो कहीं ना कहीं आप उस समय पर जाएंगे जैसे आप जाइए। और ये 1947 में जब आपका देश आजाद हो रहा था, तो 1947 की कल्पना करिए। क्यों? क्योंकि 1947 में देश आजाद हो रहा था और ये अब आगे नहीं पता था कि किस हिसाब से हमें आगे के जो अपना देश है उसका संचालन करना है। इसी को देखते हुए क्या किया गया, संविधान का निर्माण किया गया। लेकिन संविधान के निर्माण की जो शुरुआत होती है ये सिर्फ और सिर्फ 1947 या फिर कहें 1946 2 वर्षों में नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि ये जो आपका संविधान है, संविधान कहीं ना कहीं एक बड़ी पृष्ठभूमि का हिस्सा होता है, तब जाके संविधान का निर्माण हो पाता है। इसीलिए जो भारत का संवैधानिक विकास है, इसकी शुरुआत हम कहाँ से मानते हैं? इसकी शुरुआत तो हम मानते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वहां से। जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम विकास को मानते हैं, तो क्या इसके पहले क्या हुआ? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में ही आकर यहाँ पर जो है कानून को बनाने लगी? तो ठीक है, इसी सब चीजों पर, इन्हीं सब विषयों पर आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास नंबर है 5 और हम आगे कंटिन्यू करते हैं आपके भारत के संवैधानिक विकास का, कि संविधान जो आपका है ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ, इसकी शुरुआत हम करते हैं। ये इन्हें आपको एक बार देख लीजिए, एक पेंटिंग है, ये है वास्को डी गामा की। आखिर इनका मैंने जिक्र क्यों किया? क्यों? क्योंकि ये भी खास है। खास इसलिए है क्योंकि भारत के बारे में पहले यूरोप में उतनी जानकारी नहीं थी। ठीक, क्यों? क्योंकि जब तक कि समुद्र का मार्ग की खोज नहीं हुई थी, तो वास्को डी गामा जी ने क्या किया था? 1498 में यही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, जो समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक, ये इस चीज को आपको याद रखना है। समुद्री मार्ग, आखिर समुद्री मार्ग कौन से समुद्री मार्ग से? जो आप देखते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक, केप ऑफ गुड होप के माध्यम से जो ये रास्ता खोजा, ये कहाँ, दक्षिण अफ्रीका का जो एक किनारा हिस्सा है, यहाँ से जब आप देखते हैं, यही आपका अफ्रीका जो है, यहाँ की बात कर रहा है। इस रास्ते की जब खोज करते हैं आपके वास्को डी गामा, तो जाके यहाँ पर कहीं ना कहीं रुचि बढ़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये पुर्तगाल से आए थे, कहाँ से आए थे इस चीज को भी याद रखिएगा। कहाँ के नाविक थे? तो ये पुर्तगाली नाविक थे। ठीक, कौन? वास्को डी गामा। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, जब ये यहाँ से आए थे तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, यहाँ से कुछ सामान को लिया, जैसे कि मसाले वगैरह है, उनको इन्होंने अपने नाव पे चढ़ाया और यात्रा के बाद ये अपने देश यूरोप पहुंचते हैं। यूरोप में क्या करते हैं, उस सामान को इन्होंने बेचा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यात्रा खर्च निकालने के बाद ठीक, प्राप्त इनका शुद्ध लाभ। क्योंकि शुद्ध लाभ आप उसे कहते हैं जब आपके सारे खर्च निकल गए हों, तो इनको जो प्राप्त खर्च मतलब शुद्ध लाभ था, जितना इन्होंने यहाँ पे पैसा दिया था उसका 60 गुना इनको आमदनी होती। जब ये प्रॉफिट देखा गया तो कहीं ना कहीं वहाँ के जितने लोगों को ये बात पता चलती है, वो भारत के लिए कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट को जगाते हैं। लेकिन ये इंटरेस्ट कैसा था, ये अभी जो इस बार के बाद था, तो जितना भी जो रुचि उत्पन्न होती है सभी की, ये रुचि होती है आपके व्यापार के लिए, कि हम कहाँ से व्यापार करेंगे, हम व्यापार करेंगे पूर्व से। ठीक, कहाँ से? पूर्व से। वहां पे इंडिया का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि इंडिया तब काफी बड़ी पृष्ठभूमि में फैला हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पे सभी की रुचि हो गई, यूरोप में जितने भी व्यक्ति थे, जितने लोगों को पता चलता गया कितना लाभ हो रहा है, सभी लोग पूर्व के साथ व्यापार करने की रुचि को बनाने लगे।
ठीक, अब यहीं पे शुरुआत हो जाती है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। किसकी स्थापना की गई, हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे स्थापना कर दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम ही है कि पूर्व की जो इंडिया कंपनी है वो क्या करेगी, और इसको एक काम और किया जाता है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये 31 दिसंबर 1600 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना कौन करता है, एलिजाबेथ करती है, एलिजाबेथ फर्स्ट, इनके द्वारा किया जाता है। अच्छा, इस कंपनी को एक खास चीज दी जाती है, एकाधिकार दिया जाता है। किस चीज के लिए, एकाधिकार दिया जाता है व्यापार के लिए, कि पूर्व से कोई भी दूसरा व्यक्ति या दूसरी कंपनी व्यापार करेगी ही नहीं। जब दूसरी कंपनी कोई व्यापार नहीं करेगी तो कंपनी का व्यापार किसका होगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक, ये कहाँ की थी, ये आपकी जो है ब्रिटेन की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी, ये कंपनी आपकी ब्रिटेन की थी, क्योंकि पुर्तगाल वगैरह सबकी कंपनी आई थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी की रहती है। इसीलिए इस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो संविधान के विकास के क्रम में हम चीजें पढ़ते हैं, जो चीजें हमने इंपोर्ट की हैं, जो चीजें हमने ली हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बनाई गई थी। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं। अब ये कंपनी बना दी गई 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। एक अधिकार दे दिया गया, कितने दिन के लिए, 15 वर्षों के लिए एक अधिकार प्रदान किया गया। ऐसा नहीं आजीवन के लिए दिया गया था, सिर्फ 15 वर्षों के लिए दिया गया कि इसका आपको एक अधिकार है, आप सिर्फ आप ही व्यापार करेंगे, इसके अलावा कोई व्यापार नहीं करेंगे। ठीक, अब क्या होता है, अब जो ये एलिजाबेथ जी का पत्र होता है, ये या कहें व्यापार का जो एक अधिकार पत्र होता है, ये लेकर चलते हैं वहां से कैप्टन हॉकिंस। कौन चलता है, कैप्टन हॉकिंस। ये चलते हैं और कहां पहुंचते हैं, ये आपके जो है 1608 में जहांगीर के शासन में, जहांगीर के शासन में। क्यों, क्योंकि ये जो आपके एलिजाबेथ जी का पत्र था, ये अकबर के नाम से इशू किया गया था 1605 में, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जहांगीर शासन पे बैठ जाते हैं, तो इसीलिए ये इनके दरबार में उपस्थित होते हैं और उस पत्र को इनको देते हैं। ठीक, अब व्यापार का प्रस्ताव जो था इसमें यहाँ पे होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज को और याद रखना है, कालीकट के जमोर इनका नाम। ठीक, क्यों, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पे स्वागत किया था, प्रथम बार स्वागत किया था, तो इसीलिए इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, अच्छा, यही चीज यहाँ पे हो जाता है। अभी देखिए, सिर्फ कंपनी की स्थापना हुई, कंपनी ने क्या किया, व्यापार को स्थापित कर दिया है, व्यापार करना शुरू कर देती है। कब से कर देती है, 1608 से व्यापार को करना शुरू कर देती है। लेकिन अभी भी ये शासन सत्ता में शामिल नहीं होते, सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ व्यापार करते हैं, पूरे भारत देश से व्यापार करते हैं और असीमित तौर पे ये फायदा को अर्न करते हैं, कमाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो इनकी पहली हस्तक्षेप की बात करते हैं, पहला जो इनका हस्तक्षेप होता है, ये हो जाता है 23 जून 1757 को। 23 जून 1757, ये आखिर क्या डेट है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये बेटा है आपके प्लासी युद्ध की डेट। प्लासी युद्ध, ये एक ऐसा युद्ध है जब 1757 में होता है, तो ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होता है। इसमें फिलहाल सिराजुद्दौला जो होते हैं, इनको धोखा देती हैं, इन्हीं के जो मीर जाफर वगैरह जो इनके कलीग थे, उन सब लोगों ने क्या किया, इनको धोखा दे दिया। धोखा देने के बाद में ये हार जाते हैं युद्ध, और लेकिन यहाँ से अब हस्तक्षेप बढ़ गया। क्यों, क्योंकि इसी युद्ध के बाद तो अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राजस्व वसूली में हिस्सेदारी कर ली। ठीक, इसके बाद एक युद्ध और आपको याद रखना है, ये है 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 का बक्सर, ये युद्ध कहें तो कहीं ना कई मायनों में ये युद्ध था। क्यों, क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों के बीच होता है। एक तो यहाँ पे एक साइड रहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो, ठीक, और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, वर्सेस कर देते हैं, तो अब यहाँ पे भारत की साइड से रहते हैं कौन, पहले तो आपके मुगल बादशाह रहते हैं, मुगल बादशाह। ठीक,
ये एक व्यक्ति हो जाते हैं। दूसरा कौन रहता है, यहाँ पे बंगाल के मीर कासिम रहता है, बंगाल के मीर कासिम। ठीक, ये भी युद्ध में शामिल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति और याद रहता है, जैसे ये एक हो गए, ये दो हो गए, तीसरा व्यक्ति भी इसमें शामिल रहता है। ये आपके अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। कौन? अवध। और यहाँ के कौन था, तो यहाँ पे शुजाउद्दौला। जो सिराजुद्दौला है ये बंगाल के थे, इनकी मृत्यु हो चुकी होती है। यहाँ पे शुजाउद्दौला की हम बात कर रहे हैं। ठीक, शुजाउद्दौला ये यहाँ पे युद्ध में शामिल होते हैं, लेकिन क्या होता है, दुर्भाग्य रहता है कि ये तीनों लोग मिलकर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं एक संधि करनी पड़ती है। अवध के नवाब के साथ भी होती है और मुगल बादशाह के साथ भी होती है, और युद्ध के हट जाने के रूप में भी जो रकम, एक भारी भरकम रकम वसूली जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं 1764 और 1757, ये दो युद्ध जो है इस चीज को डिसाइड कर देते हैं कि अब क्या होगा। अब जो है अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करेगी, शासन व्यवस्था को भी संचालित करेगी। अब कितने वर्षों बाद, लगभग पूरे 150 वर्षों बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या करने वाली है, शासन व्यवस्था में भागीदारी कर लेती है। ठीक, जब शासन व्यवस्था में भागीदारी कर लेती है, अब यहीं से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब आगे देखते हैं कि आखिर जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उस रेगुलेटिंग एक्ट से ही हमारा जो है कंपनी का शासन प्रारंभ होता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो ये कहाँ तक चलता है, अगर बात करें तो ये आपके 1858 तक का चलता है, जब 1857 का प्रथम जो युद्ध होता है, उस युद्ध के बाद लगभग 100 वर्षों की अगर बीच की बात करते हैं तो 100 वर्षों तक का कंपनी का अपना शासन रहता है। ठीक, इसके बाद सम्राट का शासन या कहें ताज का शासन, इसी को क्राउन रूल भी कहा जाता है, ताज का शासन स्टार्ट होता है और ये चलता है आपके देश की स्वतंत्रता तक का। जब तक 1947 में देश स्वतंत्र नहीं हो जाता है, तब तक ये शासन चलता रहता है। तो सबसे पहले कंपनी के शासन के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी, उसको देख लेते हैं। इसके बाद सम्राट के शासन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे कि कंपनी के शासन के अंतर्गत हम बात करेंगे तो 1773 से लेकर 1758 के बीच में होगा। इसमें सबसे पहला जो होगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होगा। ठीक, इसमें क्या क्या चीजें दी गई, क्या क्या चीजें ऐसी थी जो हमें पढ़ने वाली हैं और हमें कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान है उसमें किसी न किसी तरह रूप से जो है भागीदारी निभाता है। इसके बाद जो अगले चलते हैं, अगला आपका 1781 का संशोधन अधिनियम है, यह अमेंडमेंटिंग एक्ट होता है, इसे सेटलमेंट एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इसके बाद अगले चलते हैं, अगला आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी हम देखेंगे। इसके बाद आपका 1786 का अधिनियम आ जाता है। इसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम आ जाता है। चार्टर अधिनियमों की संख्या की बात करते हैं तो कुल की अगर बात करते हैं तो कुल संख्या 4 रहती है। इनके सभी के बीच में क्या होता है, 20-20 वर्षों का अंतराल होता है। अंतराल कितना होता है, अंतराल 20 वर्ष का। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें हर वर्ष कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इसके जो कहीं व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, कहीं पर जो है कुल मिला के ये देखेंगे तो एक तरह से रेगुलेशन किया गया है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और किसके माध्यम से, तो ये आपकी ब्रिटेन की संसद के माध्यम से इसमें किया गया है। अंतिम जो आपका चार्टर आता है ये 1853 का चार्टर आता है। यहाँ तक हम इस चीज को देखेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका सम्राट या कहें ताज का शासन स्टार्ट हो जाता है और ये आपका 1858 से लेकर 1947 तक का चलता है। इसमें सबसे पहले 1858 का भारत सरकार अधिनियम है। इसके बाद आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। इसके बाद आपका 1892 भारत परिषद अधिनियम है। इसके बाद आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम है। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 का है, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आपका 1909 को कहा जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ जाता है। और यही वो अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो ब्रिटेन की संसद से पास किया गया अंतिम अधिनियम रहता है। इसके बाद भारत देश आजाद हो जाता है और भारत की संसद स्वयं अपने नियमों को, अपने एक्ट को बनाने लगती है। ठीक, तो यहां तक का हम लोगों ने चीजों को देखा। ठीक, अब क्या करते हैं,
हम जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसमें शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जिसकी चर्चा करते हैं ये है आपका 1773 का रेगुलेटिंग। हेडिंग डाल लीजिए आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, ये आपका पहला है, इसी से हम शुरुआत करते हैं, इसी में हम चीजों को देखते हुए आगे जाएंगे। अब देखिए, ये अगर कहें तो कहीं ना कहीं कंपनी पर अपना जो एक तरह से प्रभाव है या नियंत्रण ब्रिटेन की संसद स्थापित करना शुरुआत करती है यहीं से। क्यों? क्योंकि लगातार ये चीज देखी जा रही है, क्योंकि प्रॉफिट लगातार कमा रही है, लेकिन तब भी वो यही दिखाते हैं कि हमें लगातार नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपके लिए खास हो जाता है। ठीक, अब इसमें अगर बात करते हैं सबसे पहले बिंदु की, तो सबसे पहला बिंदु यहाँ पे हो जाता है कंपनी पर पहली बार नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक, इस पॉइंट को नोट करिए, कंपनी पर फर्स्ट टाइम नियंत्रण की स्थापना। ठीक, ये एक चीज हो जाती है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहीं पर जो आपका बंगाल का गवर्नर था उसे अब क्या कर दिया गया, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, यहीं पे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भैया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? जितने लोगों को पता है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन आपके कमेंट की अपेक्षा करते हैं, जल्दी से कमेंट करिए जब तक हम आपको बता रहे हैं। ठीक, इसमें क्या किया गया, इसमें बंगाल के गवर्नर, ठीक, बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपसे यही पूछा था कि आखिर प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट कौन था? तो यहाँ पे याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये क्या थे, ये प्रथम जो है आपके गवर्नर जनरल थे। वहीं पे अगर बात करते हैं तो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। अगर कभी आपसे पूछ ले कि अंतिम गवर्नर कौन है बंगाल का, तो आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, जहां पे गवर्नर जनरल लगा है, तो ये आपके वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। मतलब दोनों का जवाब एक ही है। ठीक, क्योंकि इन्हीं के समय में इसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक, ये चीज यहाँ पे किया गया। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे खास कर दी गई। ठीक, ये क्या किया गया, यहाँ पे एक परिषद का निर्माण किया। क्या कर दिया गया, एक परिषद का निर्माण कर दिया गया। परिषद का निर्माण, जब परिषद का निर्माण होता है तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रहती है, टोटल 4 सदस्य रहते हैं। ठीक, 4 सदस्य हो गए। और लेकिन यहाँ पे बेटा एक चीज और खास है, इसमें ये 4 सदस्य हैं और जो निर्णय लिया जाएगा बहुमत के आधार पर। निर्णय कैसे होंगे, निर्णय बहुमत के आधार, हमेशा जो भी परिषद निर्णय लेगी उसमें बहुमत के आधार पे होगा। ठीक, लेकिन यहीं पे एक चीज और खास कर दी गई, उसको नोट करके लिख दीजिएगा। क्या, यहाँ पे निर्णायक मत की बात की। ठीक, निर्णय बहुमत के आधार पे हो गया। और निर्णायक मत किसके पास होगा, कास्टिंग वोट किसके पास हो जाएगा, गवर्नर जनरल के पास हो जाएगा। निर्णायक मत किसके पास, गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल। अगर उस समय की बात करते हैं तो उस समय वारेन हेस्टिंग के पास ये अधिकार मौजूद था। ठीक, ये एक चीज की गई। अच्छा, यहाँ पे क्या इतना ही हुआ, परिषद का निर्माण तो हो ही गया। इसके अलावा बेटा और किया गया, वो क्या किया गया, आपका 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब, 1774 में, 74 में कलकत्ता में
किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। जब बेटा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तो यहाँ पे आप देखिए दो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि स्थापना होती है तो यहाँ पे पहला प्रश्न तो यही होगा कि आपके जो ये फर्स्ट न्यायाधीश होते हैं, प्रथम न्यायाधीश, ये न्यायाधीश कौन होंगे? पहला प्रश्न तो यही आपसे हो जाएगा। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, कौन रहेंगे? एलिजाह इम्पे। ठीक, एलिजाह इम्पी होता है। ठीक, इम्पी कहते हैं कुछ लोग और कुछ लोग इम्पे कहते हैं। तो ये आपके प्रथम न्यायाधीश बनाए जाते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही न्यायाधीश रहते हैं, इनके साथ में 3 अन्य भी रहते हैं, 3 अन्य न्यायाधीश। अब 3 अन्य न्यायाधीशों में कौन कौन रहता है? पहले तो चेम्बर्स रहते हैं, पहले आपके चेम्बर्स हो जाते हैं। दूसरे आपके कौन से रहते हैं? लैमिस्टर रहते हैं, दूसरे आपके लैमिस्टर हो जाते हैं। तीसरे आपके हाइट रहते हैं, हाइट। ठीक, इन तीनों लोगों को अन्य सहयोगी न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे जो है नियुक्त किया जाता है और मुख्य न्यायाधीश आपके एलिजाह इम्पे ही रहते हैं। ठीक, तो इनका नाम याद रखिएगा। कलकत्ता में कब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? 1774 में की गई। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक बेटा, अच्छा एक चीज यहाँ पे और की गई, उस चीज को भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। अच्छा, कौन सी चीज की गई? ठीक, तो यहाँ पे आपको नोट करना ये है कि मद्रास और जो मुंबई प्रेसिडेंसी, कौन? मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक बेटा, ये जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, इसको क्या कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। लेकिन अभी खुले रूप में नहीं होता है, लिखित तौर पे नहीं होता, और भी डायरेक्ट आपके आगे देखेंगे, आगे मैं वहां पे बता दूंगा आपको कि यहाँ से डायरेक्ट उल्लेख कर दिया गया। अभी क्या है? इनडायरेक्ट है। ठीक, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक, पहले क्या था? पहले अलग अलग थी, लेकिन अब क्या हुआ? अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक, ये कैसे लेकिन किया गया? ये अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, कहीं पे लिख के नहीं दिया गया, लेकिन हाँ जो नियम और जो कानून बनाए गए उनके हिसाब से यही चीज थी कि इसे पूरी तरह से अलग कर दिया गया। ठीक, तो ये कुछ चीजें थी जो हम लोगों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़नी थी। जैसे कि एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी पर पहली बार जो है नियंत्रण स्थापित किया गया। यहाँ पे पूछ सकता है किसका नियंत्रण? तो ब्रिटेन की संसद का, ब्रिटेन की संसद का। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को मतलब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, क्या ये क्या चीज है? ये नाम परिवर्तन है, ये आपका बेटा नाम परिवर्तन है। यहाँ पे जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है, ये कौन होते हैं? वारेन हेस्टिंग होते हैं। वहीं पर आपका जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, ये फर्स्ट कौन होते हैं? वारेन हेस्टिंग होते हैं। ठीक, दोनों का उत्तर एक ही है, बस याद आपको करना है। इसके अलावा परिषद का निर्माण किया गया है, किसके लिए? गवर्नर की परिषद के लिए, गवर्नर के सहयोग के लिए, गवर्नर की सहायता हेतु। ठीक, गवर्नर की सहायता हेतु 4 लोगों की एक 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। निर्णायक बहुमत के आधार पर जो निर्णय होंगे वो बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। और नोट, निर्णायक मत गवर्नर जनरल के पास था। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर जो विवाद होता है, विवाद इस बात को लेकर होता है, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, यहाँ पे एक चीज नहीं किया गया, इसके क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया गया। क्षेत्र का निर्धारण नहीं। ठीक, जब क्षेत्र का निर्धारण नहीं तो यही क्या होगा? यही विवाद बनेगा। आगे चल के क्या होगा? विवाद बनेगा। क्यों? क्योंकि इस कोर्ट को ये निर्धारित नहीं था कि किस पे सुनवाई कर सकती है, किस पे नहीं कर सकती है, और इसकी प्रेसिडेंसी या इसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक लगता है? क्या मद्रास और बम्बई तक का इसका न्यायिक क्षेत्र लगता है? क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए, मद्रास और बम्बई को क्या कर दिया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो जाहिर सी बात, जब अधीन किया गया है तो इसी के अंतर्गत आना चाहिए था। ठीक, तो यही सबसे बड़ा विवाद हो जाता है। ये विवाद जब स्थापित होता है तो इस विवाद की स्थापना के बाद ही आपका जो है संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बंदोबस्त कानून कहा जाता है। ठीक है बेटा, उस पे चलते हैं, उसकी चर्चा करते हैं।
ये बेटा आपका है 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक, ये तो आपका मूल नाम हो गया। ठीक, अन्य नाम क्या है? अन्य नाम पहला तो जिसे बंदोबस्त कानून, ठीक, ये कहा जाता है। दूसरा क्या कहा जाता है? दूसरा कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक, तो अगर इसमें से कोई भी पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि सर जी ये तो आपने बताया ही नहीं। यहाँ पे क्या होता है, 1781 का आपका जो है संशोधन अधिनियम लाया जाता है। अच्छा, लाने के पीछे का कारण यही है क्योंकि ये आपका विवाद यहाँ पे क्रिएट हो चुका था। जब ये विवाद समाप्त नहीं होगा तो जाहिर सी बात इस विवाद को समाप्त करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सेटलमेंट तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको नियम बनाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे किया गया और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या की गई, पहला बिंदु यहाँ पे हम इसी चीज को देखते हैं। इसमें आपका कलकत्ता जो हाईकोर्ट है इसके न्याय क्षेत्र में वृद्धि कर दी गई। जो कलकत्ता न्यायालय बनाई गई थी आपकी लास्ट में, इसके क्या किया गया, न्यायिक क्षेत्र में वृद्धि। न्यायिक क्षेत्र में वृद्धि क्यों? क्योंकि उसमें क्षेत्र का निर्धारण नहीं था। यहाँ पे पहले से कह दिया गया कि इसका न्यायिक क्षेत्र बड़ा रहेगा। ठीक, ये एक चीज कर दी गई। इसके अलावा एक खास चीज इसमें और की जाती है, उस चीज को भी यहाँ आपको क्या रखना है, याद रखना है। कौन सी चीज है बेटा? ये है आपका विधि निर्माण हो गया। विधि निर्माण हुआ। ठीक, अब विधि निर्माण के साथ में इसके क्रियान्वयन हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें न्याय निर्णय हो जाता है, हुआ न्याय निर्णय। ठीक, न्याय निर्णय इसमें क्या होगा, इसमें ये कह दिया गया कि बेटा अब इन सभी चीजों में जो भारतीय रीति रिवाज है, कौन से रीति रिवाज, भारतीय रीति रिवाज। अगर मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से, भारतीय रीति रिवाज या परंपरा के अनुसार, भारतीय रीति रिवाज व परंपरा के अनुसार ही होना चाहिए। अब भारतीय रीति रिवाज का सिंपल सा अर्थ यही हो जाता है कि अगर हिंदू है तो उनके रीति रिवाज के अनुसार, मुस्लिम है तो उनके रीति रिवाज के अनुसार। ठीक, इसमें कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक, और इसके अनुसार ही जो वाद होते हैं या मामले हैं, मामलों का निस्तारण किया जाएगा। ठीक, इन्हीं के आधार पर क्या कहा गया, वाद निस्तारण होगा। वाद का क्या किया जाएगा, निस्तारण किया जाएगा या उन्हें तय किया जाएगा। ठीक, निस्तारण या फैसला देना, फैसला तय करना। अब ब्रिटेन की विधियों के हिसाब से आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप भारत देश में हैं, तो भारत देश के हिसाब से ही चीजें चलाएंगे। ऐसा नहीं कि आप जहाँ के हैं वहां के हिसाब से चीजें करने लगेंगे, अपने हिसाब से चीजें करने लगेंगे। तो ये एक चीज यहाँ पे और खास हो जाती है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और दी गई, वो क्या किया गया, वो हम नेक्स्ट वाले पेज में आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। क्या किया गया, यहाँ पे गवर्नर जनरल, ठीक, गवर्नर जनरल व काउंसिल, जिनकी काउंसिल बनाई गई थी, काउंसिल जिसे हमने क्या कहा था, परिषद कहा था, परिषद। ठीक, इसको क्या कर दिया गया, इसे जो है न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। ठीक, क्या किया गया, न्यायिक मुक्ति प्रदान कर दी गई। न्यायिक मुक्ति, अब इसका अर्थ क्या है, न्यायिक मुक्ति का अर्थ क्या है, जो आपकी कलकत्ता न्यायालय है, न्यायालय वाद नहीं सुन सकती। ठीक,
पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया गवर्नर जनरल को और उसी के साथ में उसकी परिषद को। अब ये लोग कुछ भी करें, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, चाहे जैसे चाहें वैसे निर्णयों को ले सकते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। ये चीज यहाँ पे एक खास की गई। ठीक, इसके अलावा और क्या किया गया? इसके अलावा एक चीज और कर दी गई कि जो राजस्व मामले हैं, क्या चीज? राजस्व के मामले, राजस्व मामलों पर कोई निर्णय नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं। ठीक, कौन? आपकी जो कलकत्ता न्यायालय है, कलकत्ता न्यायालय ही आपका अगर जो राजस्व का मामला है, ठीक, राजस्व इसमें संग्रह से मामला हो सकता है कि संग्रह कैसे किया जा रहा, कैसे नहीं किया जा रहा, या फिर उसका आवंटन, ठीक, आवंटन, आवली खर्च, मतलब कुछ भी चीजें हैं उस पे किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं दे सकते या फिर उसके वादों को नहीं सुन सकते। ये एक चीज इसमें कर दी गई। ठीक, तो अब देखिए विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ था? विवाद बेटा आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है तो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया गया, तो यही विवाद होता है। इस विवाद को हल करने के लिए आपका 1781 का संशोधन अधिनियम आता है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। इसमें क्या है, कलकत्ता का जो न्यायालय क्षेत्र है, न्यायिक क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाती है। विधि निर्माण, क्रियान्वयन और न्याय निर्णय के लिए भारतीय रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार ही कार्य करने का कहा गया। वाद का निस्तारण हो जाएगा, फैसला तय करना हो जाएगा, वो सब हिंदू मुस्लिम के जो रीति रिवाज होंगे या परंपरा होंगी उसी के हिसाब से। इसके अलावा गवर्नर जनरल की काउंसिल और परिषद जो है उसे न्यायिक मुक्ति दे दी गई और राजस्व मामले पे कोई भी निर्णय नहीं दे सकते। ठीक, ये तो बेटा यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं। ठीक, इसके बाद अगला कौन सा आता है? अगला आ जाता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ये कब आता है? ये बेटा आपका आ जाता है 1784 में। ये आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है। देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट तो पूरा है, लेकिन ये थोड़ा सा खास है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये पिट्स इंडिया एक्ट का जो सिद्धांत है या कहें किसकी देन है, देन किसकी है? ठीक, तो यहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री रहते हैं वहां के वर्तमान समय में विलियम द यंगर पिट। ठीक, ये यहाँ के जो आपके ये कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के वर्तमान के, ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम। ठीक, ये विलियम द यंगर पिट वहां के पीएम होते हैं, उन्होंने ही इस प्रस्ताव को रखा जाता है। ठीक, अच्छा वहां से पास कब होता है इसे? अगर वहां कभी पूछ ले गलती से कब पास हो जाता है तो ये 13 अगस्त 1784 को वहां से पास हो जाता है। ठीक, ये आता है। अब इस एक्ट में क्या है, क्या किस लिए लाया जाता है, इन सब चीजों पे अब हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या किया गया? इसमें मुख्यतः जो है राजनीतिक एवं वाणिज्यिक जो कार्य थे उनको पृथक्करण कर दिया गया। क्या किया गया? राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण, पूरी तरह से पृथक्करण कर दिया गया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर बात करें राजनीति के प्रबंधन के लिए, ठीक, तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक, इसमें क्या है? राजनीति एवं प्रशासन से संबंधित मामलों की देखरेख करेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? ये एक तरह से किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है दोहरे प्रशासन के, दोहरा प्रशासन। ठीक, अब जब दोहरा प्रशासन की शुरुआत होती है तो पहला प्रशासन क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे क्या कहेंगे? बीओडी कहेंगे,
बीओडी, ये इन्वायरमेंट का बीओडी नहीं, ये आपका यहाँ का बीओडी है। ठीक, दूसरा क्या होता है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक, इसे क्या कहेंगे, इसे बीओसी कहेंगे। ठीक, कंट्रोल करने वाला। ये आपके दो प्रशासन है। अब देखिए दोनों में क्या है, डिफरेंस है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी की गई, 24 सदस्य किए गए, 24 सदस्य थे। ठीक, और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था, इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 6 सदस्य मात्र थे। अब देखिए कार्य देख लीजिए कौन किसके लिए संबंधित था। तो अगर बात करते हैं हम यहाँ की, अगर हम बात करते हैं यहाँ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो इनका क्या काम था, इनका था व्यापार एवं आर्थिक मामलों की देखरेख, व्यापार व आर्थिक मामलों की देख रेख, ये एक प्रमुख काम इनका था। और यहीं पे अगर बात करते हैं हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, तो इनका क्या कार्य था, इनका राजनीति एवं प्रशासनिक मामलों को देखना था, राजनीति व प्रशासनिक मामलों की देख रहे। ठीक बेटा, तो ये दो चीजें की गई, बीओडी बनाया गया, बीओसी बनाया गया। और ये क्या करेंगे, अब ये पूरी तरह से पूरे जो आपके व्यापार है उसको बीओडी देखेगा, और जो राजनीति है उसको बीओसी देखेगा। ये मुख्यतः यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में एक चीज की गई। इसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, जिसमें अभी तक 4 सदस्य थे, उसके सदस्यों की संख्या को कम किया गया। गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या 4 से 3 की गई। ठीक, ये एक चीज की गई, ये यहाँ पे खास हो जाता है। ठीक, अच्छा अब ये तो हो गया आपका। इसके अलावा एक चीज और किया गया, यहाँ पे जो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र था उसे कंपनी के अधीन कर दिया गया, या कंपनी का क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र किसके अधीन हो जाएगा, कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन घोषित। अब ये पूरा क्षेत्र जहां जहां पे ब्रिटिश का आधिपत्य था वो सब कंपनी का क्षेत्र हो गया, कंपनी का शासन यहाँ पे हो गया। ठीक, अच्छा यहीं पे एक चीज और खास की जाती है, वो क्या खास किया जाता है, यहीं पे आपका बंगाल और मुंबई को जो गवर्नर जनरल हैं उनको इसके अधीन कर दिया जाता है। ये डायरेक्ट होता है। ठीक, यहाँ पे चाहे लिख दीजिएगा, डायरेक्ट आपका बताया जाता है कि अब जो बंगाल, मद्रास और मुंबई है, लिख दे रहे हैं मद्रास व बम्बई गवर्नर, ठीक, जनरल। ठीक, यहाँ के गवर्नर जनरल क्या हो जाएंगे, अब ये आपके बंगाल के अधीन हो जाएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक बेटा, ये यहाँ पे मुख्यतः इतनी सारी चीजें इस वाले में पिट्स इंडिया एक्ट में की, जिसमें आपने क्या देखा, राजनीति और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण देखा, दोहरा प्रशासन देखा जिसमें बीओडी का निर्माण किया गया, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी का निर्माण किया गया जो राजनीति के मामले देख रहा था। इसके अलावा ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र को कंपनी के अधीन घोषित कर दिया गया, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या को 4 से 3 कर दी गई। ठीक, ये यहाँ पे किया गया इतना। इसके अलावा
अगर बात करते हैं कि क्या किया गया, तो मद्रास व बम्बई के जो गवर्नर जनरल थे उसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। ये हमारा यहाँ तक का सीमित था। अब जो अगला चलते हैं, अगला क्या है आपका 1786 का अधिनियम। ये हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। 86 का अधिनियम। ठीक बेटा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक, बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए या कोई डाउट्स आपका बाकी है? अगर कोई डाउट्स बेटा बाकी रह जाता है तो उसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका हुआ है। जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जब साथ रहता है तभी हमें भी और अच्छा कंटेंट देने का और भी उत्साह बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।